प्रोग्राम्स। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग इस टॉपिक पर। ठीक है, देखें, मैंने बैच 1 में एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर हम क्लास के बाहर फंक्शन क्रिएट करना चाहें तो क्या तरीका है। ठीक है, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, क्लास के मेथड्स की बात करूं, तो देखिए फंक्शंस जो है बेसिकली वो आप क्लास के बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही उसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम था कि किस तरीके से आप क्लास के बाहर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, प्लस ये फंक्शंस क्लास का पार्ट भी होंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्सल क्लास बनाई है, क्रिएट की है, जिसमें डेटा मेंबर्स है हमारे पास में एक तो इंटीजर का ए और इंटीजर का बी। ठीक है, तो ये दो डेटा मेंबर्स हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे गेट डेटा नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। अब इस प्रोग्राम को एक्चुअली मैं रिवाइज ही करवा रही हूँ। तो देखिए अगर मैं बात करूं सेट डेटा फंक्शन की, तो मैंने इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, यानी कि इस फंक्शन का जो कोड है, वो मैंने फंक्शन के मतलब पर्टिकुलर क्लास के अंदर स्पेसिफाई ना कर कर उसकी जो स्पेसिफिक बाउंड्री है उसके बाहर स्पेसिफाई किया है। प्लस ये दोनों मेंबर्स पब्लिक सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक मेंबर्स है। प्लस पब्लिक मेंबर डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने इनको डिफाइन किया है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्लास के बाहर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन पर्टिकुलर फंक्शन की, तो इनको एक्सेस करने के लिए सिंपल हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और डेफिनेटली इनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सेट डेटा फंक्शन की कोडिंग अभी तक मैंने स्पेसिफाई नहीं की है। तो अब करना क्या होगा, देखें, जब हम क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहें, यानी कि मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहें, प्लस वो फंक्शन क्लास का पार्ट भी हो। ठीक है, तो देखिए इस केस में हमें, मैंने समझाया था कि सिंपल हमें क्लास का नाम मेंशन करना होगा। ठीक है, देन हमें यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पुट करना होगा। अगर हम सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप मेंशन करना होता है, देन फंक्शन का नेम मेंशन करना होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, वो क्लास का पार्ट तो है लेकिन क्लास के बाहर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका सिंटेक्स जो है, सबसे पहले आपको क्लास का नाम मेंशन करना होगा, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पुट करना होगा, और एग्जैक्टली जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसके केस में फंक्शन का नाम, और स्टार्टिंग में रिटर्न टाइप आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, और उसके अलावा आप पैरामीटर्स जो पास करना चाहें, आर्ग्यूमेंट्स जो पास करना चाहें, वो आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ इतना सा नया है कि फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन किया जाए, लेकिन कॉलिंग का तरीका बिल्कुल सेम है। इस केस में जब हम क्लास को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, P1 नाम से ऑब्जेक्ट रैम में क्रिएट होगा, और इनिशियली दोनों डेटा मेंबर्स कौन से ए और बी, ठीक है, उनमें इनिशियली अभी 0 है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, सेट डेटा फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन क्योंकि क्लास का पार्ट है, तो आप देखिए क्लास का पार्ट है तो हम जितने भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको बिना किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर क्लास का पार्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट बना के हम उनको एक्सेस करते। तो फिर हमने सेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, देन 30 और 40 वैल्यूज असाइन कर दी। तो होगा क्या, P1 ऑब्जेक्ट के A और B दोनों डेटा मेंबर्स में 30 और 40 वैल्यू अलग अलग असाइन हो गई। ठीक है, देन उसके बाद मैंने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया है P1 ऑब्जेक्ट के साथ। तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो A और B की वैल्यू है, वही गेट डेटा फंक्शन यहाँ पर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि फंक्शन को हम क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके आउटपुट की, तो देखें 30 एंड 40 यहाँ पर रिजल्ट में हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम पर अगर हम प्रोसीड करें तो देखें ये प्रोग्राम मैं अगेन बैच 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो देखें इस प्रोग्राम में यहाँ पर क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट पास करना है किसी फंक्शन में। बैच 2 में मैंने स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पास करना समझाया था, और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, इन सब के एग्जांपल्स आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने किसी फंक्शन में ऑब्जेक्ट को पास किया है, जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था, बिल्कुल एज इट इज यही है, कुछ भी नया नहीं है इस प्रोग्राम में। और मैंने यहाँ पे पास बाय रेफरेंस को वापस से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ प्रोग्राम वापस से नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम की समरी एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ इतना सम एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर जब हम इस पिक्सल क्लास को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अच्छा, रिपीट कर रही हूँ मैं वापस, इस प्रोग्राम को मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें ऐसा ही कुछ वापस से आपको देखने को, समझने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैंने क्लास को यूज करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, P1 और P2 के नाम से। ठीक है, देन सेट डेटा, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कॉल किया। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, चेंज डेटा नाम के फंक्शन को, और जो हमारे पास में दूसरा ऑब्जेक्ट है P2 नाम का, वो क्या हो रहा है, इस फंक्शन में पास हम कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। प्लस जब हम पास कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर फंक्शन के कॉलिंग के टाइम जो हमारे पास में P ऑब्जेक्ट है उसमें P2 वेरिएबल का रेफरेंस असाइन हो रहा है। तो यहाँ पर पास बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल है। तो अब सिर्फ इतनी सी समझने वाली बात ये रहेगी कि पास बाय रेफरेंस के केस में अगर हम बात करें इस P2 ऑब्जेक्ट की या P ऑब्जेक्ट की, तो दोनों एक ही लोकेशन पर एग्जिस्ट करेंगे। बस इतना सा ही इस प्रोग्राम में समझने वाला कंसेप्ट था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर P के साथ में A को एक्सेस करूंगी और वैल्यूज में इंक्रीमेंट करूंगी, तो पहले वैल्यूज 300 थी और 400 थी। P2 की वैल्यूज देखिए हमने सेट डेटा कॉल किया था, लेकिन इसके साथ 301 एंड 401 यानी कि 401 और 301 ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर A और B में असाइन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर मेन में क्या करूंगी, इस P1 डेटा मेंबर P2 डेटा मेंबर को जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो एग्जैक्टली क्योंकि हमने पास किया था बाय रेफरेंस की तरह, तो सिंपली अगर हम यहाँ पर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि वो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम उसको क्या कर पाएंगे, उन चेंजेस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा पास बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल, जो कि हमने स्ट्रक्चर के साथ भी देखा था। यस, तो अगर हम यहाँ पर अगेन P2 के कंटेंट को डिस्प्ले करवा रहे थे तो 301 और 401 यानी कि 301 और 401 जो कि इस लोकेशन पर चेंज हुए थे वही यहाँ पर रिजल्ट में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। रेफरेंस C++ का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम ऑलरेडी रेफरेंस को अलग अलग तरीकों से समझ चुके हैं और फंक्शन के साथ भी हमने देखा है, प्लस स्ट्रक्चर के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है,
कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कि हम किसी भी फंक्शन से जब कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएं तो क्या तरीका पॉसिबल है। अभी तक हमने देखा था फंक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को पास करना, ठीक है। तो जो अभी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसको मैंने सबसे पहले एक इमेज के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखें, मैंने यहाँ पर एक चेंज डेटा नाम का सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। अब इस फंक्शन में पहले मैंने पिक्सल पी नाम का एक ऑब्जेक्ट पुट किया है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब मैं इस चेंज डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करना जरूरी है, जिसको कि मैंने अभी अनोटेट अनोटेशन के थ्रू आपको हाईलाइट करके बताया है। तो अगेन हम मान के चल रहे हैं कि P1 और P2 दो ऑब्जेक्ट रहेंगे हमारे पास में। P2 ऑब्जेक्ट को हमने पास किया, ठीक है। तो अब P2 ऑब्जेक्ट की वैल्यू, बस इतना सा आपको समझना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन होती है। वो वैल्यू डेटा मेंबर्स बाय डेटा मेंबर कॉपी होती है, यानी कि P2 ऑब्जेक्ट का ए डेटा मेंबर की जो वैल्यू है वो जाकर P ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर में असाइन हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर जो 50 वैल्यू है वो यहाँ पर 50 वैल्यू में जाकर असाइन हो जाएगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तभी भी यही काम होगा, जब ऑब्जेक्ट असाइन होता है दूसरे ऑब्जेक्ट में तभी भी यही काम होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगेन क्या किया, जो P ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है उनको सिंपली ऐड कर दिया एक एक वैल्यू से, दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट कर दिया, ए और बी डेटा मेंबर। और सिंपली मैंने वैल्यू आई मीन टू से कि मैंने P ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है तो डेफिनेटली जो रिटर्न टाइप होगा वो भी क्या होगा, जो पर्टिकुलर क्लास का नाम है। या मैं यूं कहूं कि जो वैल्यू मैंने रिटर्न करवाई है, जिस टाइप की वैल्यू है, रिटर्न टाइप भी वही होना जरूरी है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करवाया है तो जहां से ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है, तो डेफिनेटली P ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होगा, ठीक है, उसको कैच करने के लिए भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो देखें यहाँ पर P3 ऑब्जेक्ट मैंने वापस से क्रिएट किया है, ठीक है। तो P ऑब्जेक्ट की जो चेंज्ड वैल्यू थी, सबसे पहले 40 और 50 था, लेकिन चेंज होकर इंक्रीमेंट होके 41 और 51 यहाँ पर असाइन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं P3 ऑब्जेक्ट की वैल्यू की बात करूं तो देखें यहाँ पर सिंपली इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू कॉपी हो जाएगी P3 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू में। यहाँ पर मेन समझने वाली बात यही थी कि ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न होता है या ऑब्जेक्ट कैसे कॉपी होगा, ठीक है। तो हम चाहे ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में इस तरीके से असाइन करें या ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी समझने वाली बात रहेगी कि एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू में क्या हो जाती है, कॉपी। तो मैं जब P ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिटर्न करूंगी तो इसके A डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर P3 ऑब्जेक्ट के A डेटा मेंबर की वैल्यू में सिंपली कॉपी हो जाएगी, और सेम विथ B वैल्यू, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न होगा प्लस ऑब्जेक्ट कैसे पास होगा। तो मैंने रिटर्निंग को भी एक्सप्लेन किया प्लस पासिंग को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा था P में जाके असाइन हुआ है वो सिंपली पास बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करें। ना किसी क्लास का पार्ट है, ठीक है। ये चेंज डेटा फंक्शन
एग्जैक्टली यहाँ पर जो हमारे पास में आगे प्रोग्राम में पिक्सल क्लास है उसी का ही पार्ट है। प्रोग्राम है उसमें मैंने इसी पर्टिकुलर डायग्राम को वापस से प्रोग्राम के फॉर्म में पुट किया है। तो देखें, पिक्सल क्लास मैंने क्रिएट की है, देन वापस से 2 डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं। अब अगेन मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने चेंज मतलब यहाँ पर उन डेटा मेंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए सेट डेटा, और प्रिंट करवाने के लिए तो गेट डेटा फंक्शन है, और वैल्यूज को डेटा मेंबर की वैल्यू में असाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर सेट डेटा फंक्शन यूज किया है, जैसा कि हम अभी तक बनाते हुए आए थे। अब मैंने वापस से इस फंक्शन में बाय रेफरेंस एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने ऊपर उस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं अभी इसको यहीं पे स्किप कर रही हूँ। मेन इस प्रोग्राम में जो कि अभी हमने इमेज के थ्रू समझा वो यही है कि देखिए, चेंज डेटा नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। और ये फंक्शन एग्जैक्टली क्योंकि क्लास का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लास के अंदर इसको क्रिएट किया है, उस क्लास के ब्लॉक के अंदर हमने क्रिएट किया है, प्लस ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, प्लस इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट को पास भी किया है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 काम किए हैं इस फंक्शन के साथ में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पास करना, ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना और ऑब्जेक्ट पे काम करना, ठीक है। ये 3 काम हमने यहाँ पर इस चेंज डेटा फंक्शन में किए हैं। तो अगेन जो हमने डायग्राम के थ्रू समझा वही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्लास को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, P1, P2 और P3 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तीनों ऑब्जेक्ट्स में मैंने अभी इनिशियली कोई वैल्यू नहीं असाइन की है, सेट डेटा कॉल नहीं किया है, तो डेफिनेटली तीनों के डेटा मेंबर्स में 0 वैल्यूज रहेगी, प्लस इन ऑब्जेक्ट्स का कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब समझने वाली बात क्या है, मैंने सबसे पहले P2 ऑब्जेक्ट के साथ सेट डेटा फंक्शन कॉल किया, तो देखें P2 ऑब्जेक्ट के A और B में 50 और 40 वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे वापस से पास बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल दिया था, बट मुझे लगता नहीं कि अब एक बार वापस इसको रिवाइज करवाने की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इस सेक्शन को स्किप कर रही हूँ। मैं ये प्रोग्राम आपको सेंड आज कर दूंगी, एक बार आप पढ़ना, इसको समझ नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक को वापस से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। देन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ चेंज डेटा फंक्शन को, उसका जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने का, जो मैंने अभी आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर मेंशन किया है। तो चेंज डेटा फंक्शन हमने कॉल किया, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ, P1 ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और P1 ऑब्जेक्ट में इनिशियली अभी वैल्यू 0 ही है, और हमने इस फंक्शन में P2 नाम का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, जिसके की डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर 40 एंड 50 है, ठीक है। तो वापस से वही, अब P2 ऑब्जेक्ट के साथ हमने पास किया, तो इनिशियली मैंने यहाँ पे ये स्टेप भी मेंशन किए थे, इसी के अकॉर्डिंग 41 और 51 पास हुआ था, लेकिन अब मैंने इनको स्किप कर दिया है इन स्टेप्स को। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, मैं डायरेक्टली P2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करूंगी, तो क्या होगा, 40 और 50 वैल्यू जो है सिंपली उन्हीं पर काम होगा, ठीक है। तो 40 और 51 का जो रिजल्ट है वो सिंपली यहाँ पर इस फंक्शन में 41 और 51 हो जाएगा, जो कि जब रिटर्न होगा तो P3 में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यही अभी हमने उस पिक्चर के थ्रू समझा था, और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 51। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे, तो रिजल्ट में P3 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने पर 41 और 51 डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन समझने वाली बात यही थी कि जब पर्टिकुलर फंक्शन से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, तो ऑब्जेक्ट रिटर्निंग के टाइम पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज डेटा फंक्शन से P ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ था, तो इस ब्लॉक के डेटा मेंबर्स में जो वैल्यू है
यानी कि ए और बी की वैल्यू सिंपली P3 ऑब्जेक्ट के ए और बी की वैल्यू में कॉपी हो जाएगी, यानी कि मेंबर बाय मेंबर कॉपी होती है वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगेन रिपीट कर देती हूँ, मैंने जो आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है, मैंने उस केस में यहाँ पर ऐड डेटा फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पर वो आउटपुट शो किया था। तो अभी इस केस में हमने कॉल नहीं किया, तो अगर आप आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे तो ये आउटपुट रहेगा कि P3 ऑब्जेक्ट की वैल्यू 41 और 51, दैट्स इट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो है कि बेसिकली नेस्टेड क्लास। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर हमने नेस्टेड फंक्शन देखे हैं, या मैं यूं कहूँ कि हमने फॉर लूप की भी नेस्टिंग देखी थी। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा ही था फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं। इफ की भी नेस्टिंग देखी है। यहाँ पर हम जो नेस्टिंग यूज कर रहे हैं वो नेस्टिंग है सिंपली क्लास की। तो बेसिकली जब हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी नेस्टिंग। प्लस यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट आज नया देख रहे हैं कि नेमलेस क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं और सिंपली उसका नाम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में हम सिंपली ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास के अंदर क्लास कैसे क्रिएट करें। ठीक है, और एक बिना नाम की क्लास कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए समझते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है जिसके डेटा मेंबर्स में मैंने यहाँ पर नेम और रोल नंबर दो मेंबर्स क्रिएट किए हैं। प्लस ये दोनों के दोनों मेंबर्स प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में स्पेसिफाई किए हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि क्लास के बाहर मैं इनको यूज नहीं कर सकती। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेस्टिंग ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के अंदर क्लास, तो देखें मैंने क्लास इस स्टूडेंट क्लास के पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में एक क्लास क्रिएट की है। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट की है। इस पर्टिकुलर क्लास के डेफिनेशन के टाइम मैंने कोई भी इसका नाम नहीं दिया। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि नाम नहीं दिया तो हम बात आती है यूज कैसे करें। तो मैंने क्या किया, इस क्लास को यूज करने के लिए इसके डिक्लेरेशन के टाइम ही इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के सारे मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। प्लस मैंने यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर क्लास में, इस क्लास का कोई नाम नहीं है, तो इस क्लास को हम क्या कहेंगे, नेमलेस क्लास। ठीक है, और ये पर्टिकुलर क्लास नेस्टेड क्लास भी है। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने एक और क्लास क्रिएट की है, तो ये क्लास की नेस्टिंग भी हो गई, प्लस क्लास का नाम भी नहीं है कुछ, तो ये नेमलेस क्लास भी हो गई। सेम ऐसा ही काम हम स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर क्लास को यूज करना है तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका एक क्रिएट कर दिया। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो हम क्लास को यूज नहीं कर पाते। इस तरीके से हम नेमलेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे तभी हम इस क्लास को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट फंक्शन की, तो मैंने अब टोटल हमारे पास में दो डेटा मेंबर्स तो ये हो गए और दो डेटा मेंबर्स ये हो गए हमारे पास में। तो इन सब में मैंने क्या किया है, इनपुट लिया है। तो नेम का इनपुट लिया मैंने, गेट लाइन फंक्शन का यूज हम ऑलरेडी देख चुके थे। रोल नंबर का इनपुट लिया, मैंने पहले नेम का इनपुट लिया है, देन रोल नंबर का इनपुट लिया है, तो इसीलिए हमें कीबोर्ड क्लियर करने की जरूरत इन दोनों के केस में तो नहीं है। लेकिन मैंने रोल नंबर के बाद देन एक स्ट्रिंग का इनपुट लिया है, तो अब इस केस में हमें कीबोर्ड का बफर क्लियर करना जरूरी है। हमने पहले भी समझा था, तो मैंने इसीलिए सिंक मेथड यूज किया।
और देन हाउस नंबर का इनपुट लिया। अब देखें समझने वाली बात क्या रहेगी, क्योंकि हाउस नंबर जो है सिंपली उसको एक्सेस करने के लिए हमें HNO यूज करना पड़ेगा, और HNO को हम डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो नेमलेस क्लास का पार्ट है। तो इस क्लास को यूज करने के लिए हमने जो ADD नाम से ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था, पहले उसको यूज करेंगे, देन उसके साथ डॉट लगाकर हम इस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। अगर ये मेंबर्स प्राइवेट होते तो हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, सेम स्ट्रीट मेंबर भी इसी नेमलेस क्लास का पार्ट है, तो डेफिनेटली आपको इसी ऑब्जेक्ट के साथ इनको एक्सेस करना होगा। तो मैंने स्ट्रीट और हाउस नंबर दोनों में इनपुट लिया है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग के बाद अगर आप सिंक मेथड नहीं भी यूज करें तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट फंक्शन के बाद मैंने शो फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा वैल्यूज को। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का ब्रेक का टाइम हो गया है।